हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मंदिर में हुए हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है। तो इंदौर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में मरने वालों की जो संख्या है वो 35 हो गई है। 35 लोगों की मौत हो गई। कन्या पूजन के दौरान यहां पे बावड़ी जो थी वो धंस गई थी। कुएं से लोगों को निकालने का काम अभी जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पे तमाम सुरक्षा बल मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है और लोगों को बचाने का वहां पे काम चल रहा है। लेकिन 35 लोगों की जान चली गई। तो मंदिर में हुए हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर में हादसा हुआ था कन्या पूजन के दौरान। यहां पे जो बावड़ी थी वो धंस गई थी और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वहां पे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है। साथ ही साथ वहां पे रेस्क्यू टीम भी मौजूद है और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कि कन्या पूजन के दौरान जो बावड़ी थी वो धंस गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और बताया जा रहा है मौत का ये आंकड़ा 35 तक पहुंच गया है। 35 लोगों की जान चली गई। कुएं से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू किया जा रहा है वहां पे लोगों का, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनको बचाया नहीं जा सका और इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई। कल रामनवमी का दिन था। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें अब तक 35 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश में फिर बढ़ने लगा है कोरोना का प्रकोप। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के केसेस फिर से आने लगे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सरकार की कोविड स्थिति पर करीबी से नजर है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। 30 मार्च को दिल्ली सरकार ने कोरोना समीक्षा को लेकर एक बैठक की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 31 मार्च यानी आज इस मामले पर समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना वायरस पर हुई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य संचालित अस्पतालों के चिकित्सा निदेशकों, महामारी वैज्ञानिकों और वायरोलॉजिस्ट भी मौजूद रहे थे। पहली जो बैठक हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने स्थिति की समीक्षा की है। हमने अस्पतालों से कहा है कि जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस की जांच कराने की सलाह दें। अस्पताल में आने वाले लोगों को मास्क पहनना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग आज सीएम अरविंद केजरीवाल को स्थिति से अवगत कराएगा, जिसके बाद वो सरकार को निर्देश जारी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को अन्य राज्यों में कोविड की स्थिति और बढ़ते मामलों से निपटने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो कोविड के मामलों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है उसे देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। सीएम केजरीवाल आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें वायरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट सब मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो 31 मार्च यानी आज के दिन दिल्ली के सीएम जो है वो कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर हैदराबाद से। आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। संगारेड्डी शहर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वर्चुअली बीजेपी की कई जिला कार्यालयों का वो जो है उद्घाटन भी करेंगे। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में पार्टी संगठन को मजबूत करने के मिशन में जुटे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। बता दें कि नड्डा अपने दौरे के दौरान हैदराबाद में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होकर राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगारेड्डी शहर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। नड्डा संगारेड्डी से ही तेलंगाना और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कई जिलों के जिला इकाई कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। तो आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और कई जो जिला स्तरीय पार्टी कार्यालय हैं उनका भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। बढ़ते आगे। अब आइए आपको नई संसद की एक झलक दिखाते हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के औचक दौरे पर वो गए, जहां उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा समय बिताया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसिलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने साथ ही निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की।
इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औचक निरीक्षण किया था। ये जो नई संसद है, जो नया संसद भवन बनेगा, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे औचक निरीक्षण करने के लिए। तेजी से इस नए संसद भवन का काम जो है वो चल रहा है। साथ ही साथ जो श्रमिक थे वहां पे, जो मजदूर थे, उनके साथ भी बात की, और जो वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो इंजीनियर्स थे उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनके तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय बड़ा फैसला लेगा। नई विदेश व्यापार नीति की पीयूष गोयल आज घोषणा करेंगे। कोरोना के कारण इस नीति में कई बार विस्तार किया गया, तो निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो आज फैसला लेगी। नई विदेश व्यापार नीति यानी कि फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है उसकी पीयूष गोयल आज घोषणा करेंगे। और कोरोना के कारण इस नीति में कई बार विस्तार किया गया है। वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार और निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय नई विदेश व्यापार नीति लाने की तैयारी में है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 की घोषणा आज करेंगे। जानकारी के मुताबिक वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के लिए भारत अपनी बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 से आज पर्दा हटाएगा। नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20 31 मार्च 2023 यानी आज तक प्रभाव में रहेगी। जानकारी के मुताबिक नई विदेश व्यापार नीति में विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यात संवर्धन उपाय की घोषणा भी हो सकती है। नई नीति में भारत के माल और सेवा निर्यात को साल 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने की रूपरेखा आने की उम्मीद है। वहीं मौजूदा पिछली 5 साल की विदेश व्यापार नीति का समय मार्च 2020 में खत्म हो गया था। तो आज पीयूष गोयल नई नीति का ऐलान कर सकते हैं। कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख सिंधी समाज के बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। सिंधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंधी समाज के प्रतिनिधि देश दुनिया से इसमें शामिल होने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भोपाल में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सिंधी समाज के सम्मेलन में शिरकत करेंगे, भोपाल में रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भोपाल में मौजूद रहेंगे और सिंधी समाज के जो देश विदेश में लोग हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, समागम में शिरकत करेंगे। भोपाल में समागम होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गुजरात में आईपीएल 2023 का आगाज हो रहा है। गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का आगाज हो रहा है। तो आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 2023 की आज शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला गुजरात में खेला जाएगा। आईपीएल की सभी टीमों की तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। तो पहला मैच सीएसके और मौजूदा चैंपियन जीटी के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। आज गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि एमएस धोनी की टीम और गुजरात टाइटंस यानी कि हार्दिक पांड्या की टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। इस बार का आईपीएल अपने पहले फॉर्मेट होम एंड अवे स्टाइल में आयोजित किया जाएगा। इस बार के आयोजन में आईपीएल के पुराने रंग में लौटने की उम्मीद है। इसके लिए आईपीएल की सभी टीमें जोरदार प्रैक्टिस कर रही हैं। इस बार कुल 70 लीग स्टेज में मैच खेले जाएंगे। गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच पहले मुकाबले के साथ आईपीएल का आगाज होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गुजरात में आईपीएल 2023 का आगाज होने वाला है। पहला मैच गुजरात में खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद अलग अलग सिटीज में इसके मैच खेले जाएंगे। होम एंड अवे के फॉर्मेट में ये होगा जैसे कि पहले होता आया है, लेकिन कोविड की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित रहा है आईपीएल। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फतेहपुर के सीएचसी में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। मरीज की पत्नी से डॉक्टर ने प्लास्टर काटने को कहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेहपुर के सीएचसी में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई, जहां मरीज की पत्नी से ही प्लास्टर काटने को कह दिया। डॉक्टर ने प्लास्टर काटने से इनकार कर दिया। सीएचसी में पैर का प्लास्टर कटवाने पहुंचा था मरीज। प्लास्टर काटती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्लास्टर लगाने के लिए 2000 रुपए भी लेने का आरोप है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अफसर खान की लापरवाही सामने आई है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने मरीज की पत्नी को ही प्लास्टर काटने के लिए कह दिया। डॉक्टर पर आरोप है कि डॉक्टर ने प्लास्टर काटने से मना कर दिया था। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि उसने 2000 रुपए भी लिए थे प्लास्टर लगवाने के लिए।
डॉक्टर का नाम डॉक्टर अफसर खान बताया जा रहा है और यहां पर उसने मरीज की पत्नी को ही ये बोल दिया कि वो मरीज का प्लास्टर काट दे। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहाँ रहते हैं आप? यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। एओजी और सदर थाने की पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 97 किलो चांदी को बरामद कर 2 तस्करों को पकड़ लिया। वहीं बरामद चांदी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 74 लाख रुपए आंकी जा रही है। बता दें कि तस्करों के पास से गाड़ी भी बरामद की गई। आपको बता दें कि आए दिन ये दोनों तस्कर ककरहवा बॉर्डर से इस तरह की तस्करी को अंजाम देते थे, जिससे इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों तस्करों को पकड़ा गया। पुलिस के आला अधिकारी से बड़ी सफलता मान रहे हैं और गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार दिया गया है। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल परिसर में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को बिहार शरीफ सदर अस्पताल के दीवार में बने लोहे की रॉड से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि अभय कुमार का बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ही पोस्टमार्टम करने वाले प्रेम कुमार और अन्य लड़कों से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। वहीं इन युवकों ने अभय कुमार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। धमकी देने के कुछ दिन बाद ही इन युवकों ने युवक अभय कुमार की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने पास के चाय की दुकान में तोड़फोड़ भी की। फिलहाल इस मामले को लेकर सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि मामले की हर बिंदु से जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने धान की खरीद 15 अप्रैल से सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बेमौसम बारिश की वजह से फसल को नुकसान के बारे में जल्द से जल्द रिपोर्ट पूरी करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसानों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए किसानों के कार्यों का समय के साथ साथ निगरानी भी की जाए। बैठक में अधिकारियों ने सीएम को बताया कि बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उनकी सूची अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक तैयार कर दी जाएगी और किसानों के फसलों को नुकसान न हो इसके लिए कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री नमाची वायम ने छात्राओं से बातचीत की। छात्राएं पुडुचेरी विधानसभा का कार्यक्रम देखने आई थी। इस दौरान छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से कई सवाल किए। शिक्षा मंत्री ने छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। शिक्षा मंत्री ने सवाल करते उन्होंने पूछा कि पुडुचेरी में कई खुले नाले हैं, इससे अक्सर हादसे होते रहते हैं। आवासों की संख्या बढ़ रही है और नालियां भी बढ़ रही है। नालों को एक बार में बंद करने के लिए फंड नहीं है। जिसके बाद मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि धीरे धीरे नालों को बंद कर दिया जाएगा। जनता के हितों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा कार्यक्रमों को देखने के लिए स्कूली छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे में हर दिन छात्र छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। गुब्बी निर्वाचन क्षेत्र के जेडीएस विधायक श्रीनिवास कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले जेडीएस के विधायक श्रीनिवास ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को एक विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि श्रीनिवास पर जून 2022 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया गया था। जेडीएस का दावा है कि इससे उसके उम्मीदवार डी कुपेंद्र रेड्डी की हार हो गई थी। पिछले साल जेडीएस ने श्रीनिवास को पार्टी से निकाल दिया था और उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका भी दायर की थी। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 20 सालों तक जेडीएस में काम किया, लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। कर्नाटक में पुलिस ने कांग्रेस विधायक शमनूर शिव शंकरप्पा और कांग्रेस के पूर्व विधायक शमनूर मल्लिकार्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए लोगों को उपहार दिया।
जिसके बाद क्षेत्र के मतदाताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत की और कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए गए उपहार में आग लगाकर नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना था कि चुनाव में प्रतिनिधियों को मतदान उनके कार्यों के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले भी बीजेपी के टिकट के दावेदार DK सिद्धराम ने भी आरोप लगाया था कि वोटरों को बांटने के लिए कांग्रेस के लोग मतदाताओं को साड़ियां बांट रहे हैं, जिससे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तकरार भी हो गई थी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने के सामने धरना भी दिया था। ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಸಾಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ। कर्नाटक के हुबल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को तानाशाही बताते हुए केंद्र सरकार का विरोध किया। केंद्र की बीजेपी सरकार का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हम अडानी के गुलाम नहीं हो सकते। कांग्रेस का छोटा बच्चा भी अडानी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। वो अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर देश भर में कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। ನಮ್ಮ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಎದುರಿಸುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। पुडुचेरी विधानसभा परिसर में 1 मई से प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अपना स्पीकर ने निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में कैरी बैग, प्लास्टिक प्लेट और पानी के पैकेट सहित 14 प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए 1 मई से विधानसभा के अंदर इन वस्तुओं के प्रयोग की इजाजत नहीं होगी। साथ ही स्पीकर श्री सेल्वम ने विधायकों से प्रतिबंध में सहयोग करने की अपील की। तेलंगाना के हैदराबाद में रामनवमी के अवसर पर टी राजा ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के सफल समापन पर टी राजा ने कहा कि हर साल लाखों की संख्या में राम भक्त जुड़ते जा रहे हैं। हर साल माताएं और बहनें यात्रा की समीक्षा करते हैं। 2010 में यहाँ पहली बार शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जब किसी ने नहीं सोचा था कि इतना विशाल रूप यहाँ कार्यक्रम लेगा। लेकिन आज देख सकते हैं कि हर वर्ष हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में राम भक्त जुड़ते जा रहे हैं हर वर्ष। और रामनवमी शोभा यात्रा में रास्ते में अगर आप देखेंगे तो अच्छे मंच डाले जाते हैं, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, माताएं बहन सब लोग ठहर कर यहाँ शोभा यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं कि कब आएगी शोभा यात्रा और कब हम देखेंगे अच्छी सी प्रतिमाएं। जैसे हम प्रतिमाओं का भी निर्माण करते हैं और लगाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी, राम दरबार, और हर वर्ष कोई ना कोई नई राम जी की प्रतिमा बनाते हैं और इस बार बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी बनी हुई है। और इसी वर्ष बेगमबार क्षेत्र पे जैसे हमारा सपना है कि भारत में राम राज आए, भारत एक हमारा हिंदू राष्ट्र बने। केरल के इडुक्की में 13 पंचायतों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जंगली हाथी अरिकुंपन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी निराशा जाहिर की है। 13 पंचायत के लोगों ने एक विरोध मार्च भी निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जंगली हाथी को पकड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वन विभाग की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स को भी तोड़ डाला। इनकी मांग है कि हाथियों के हमले को रोकने के लिए जंगली हाथियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई में वन और वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया है कि वो जंगली हाथी एरिकुंबन को पकड़ने से बचे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वन विभाग को इसे रोकने और इस क्षेत्र में बसने वालों की संपत्तियों को नुकसान में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वन विभाग अपने कर्मचारियों का प्रयोग कर ऐसा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार के अतिरिक्त बलों को भी तैनात कर सकता है। दरअसल केरल के कई जिलों में जंगली हाथियों के हमले से लोग परेशान हैं। जंगली हाथियों के हमले में कई लोगों को गंभीर चोट भी आ चुकी है। साथ ही हाथियों की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में जंगली हाथियों को लेकर गुस्सा है। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुवैत के लिए एयर इंडिया की उड़ान सेवा शुरू हो गई है। फ्लाइट ने सुबह 9:55 पर कुवैत के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि यह फ्लाइट हफ्ते में एक दिन गनवरम होते हुए कुवैत के लिए उड़ान भरेगी, लेकिन इस दौरान यात्रियों के लिए कई परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं। दरअसल कुवैत जाने वाला एयर इंडिया का विमान समय से 3 घंटे पहले ही उड़ गया, जिसकी वजह से 17 यात्री बुरी तरह से फंस गए। यात्रियों को सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर सूचना दी गई कि विमान सुबह 9:55 पर ही रवाना हो गया।
तो वो चौंक गए। दरअसल यात्रियों ने 2 दिन पहले जो टिकट बुक किया था उसके अनुसार उड़ान का समय दोपहर 1:10 पर था। यात्रियों ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव की कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हें 11 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जबकि बदलाव की टाइमिंग के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 65 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये दोनों यात्री दुबई से आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने संदेह होने पर एक यात्री को रोका और तलाशी के दौरान पेस्ट के रूप में सोने के 840 ग्राम के 3 कैप्सूल छुपाए गए थे। इसके अलावा एक और यात्री से 233 ग्राम वजन की 2 सोने की छड़ें भी बरामद की गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों यात्री दुबई से आ रहे थे। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।